फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर आपका एस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है किरचॉफ के नियम। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट किरचॉफ लॉज। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ एंड एन एग्जाम्पल। तो इस सेशन में हम किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम तथा एक उदाहरण लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द algebraic sum of electric currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero. इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। So sigma I is equal to 0. So total current at a junction point will always be 0. किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग सदैव शून्य होगा। Since this law or rule is valid for junction and hence it is also known as junction rule. क्योंकि यह नियम केवल संधि बिंदुओं के लिए मान्य है, इसलिए इसे संधि नियम भी कहते हैं। The current flowing towards the junction point is taken as positive and the current flowing away from the junction point is taken as negative. तो इस नियम को उपयोग में लेते समय संधि बिंदुओं की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेंगे तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली सभी धाराओं को हम ऋणात्मक लेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ is valid for current and hence it is known as Kirchhoff's current law, and in short it is represented by KCL. क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम धाराओं के लिए मान्य है, इसलिए इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं तथा इसे शॉर्ट में KCL लिखते हैं। Now, these are some currents. यहां पर कुछ धाराएं हमने दर्शाई है जिन्हें I1, I2, I3, I4 तथा I5 से निरूपित किया गया है। अब जो धारा या जो करंट इस जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है उसे पॉजिटिव और जो जंक्शन पॉइंट से दूर जाएगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। अब I1 एंड I3 ये इस संधि बिंदु की ओर आ रही है, इसलिए इन्हें हम धनात्मक लेंगे, जबकि I2, I4 एंड I5 ये इस जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही है, इसलिए इन्हें हम ऋणात्मक लेंगे। सो I1 एंड I3 विल बी पॉजिटिव एंड I2, I4 एंड I5 विल बी नेगेटिव। सो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। तो I1 और I3 को हमने पॉजिटिव लिया है, जबकि I2, I4 एंड I5 को हमने नेगेटिव लिया है। अब नेगेटिव वाली सारी करंट्स को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। इसका मतलब जितनी करंट जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रही है उतनी की उतनी करंट जंक्शन पॉइंट से दूर जाएंगी।
तो संधि बिंदुओं की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। द सम ऑफ द करंट्स moving towards the junction point will be equal to the algebraic sum of the currents moving away from the junction point। और ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम नोड इक्वेशन या नोड समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये हमने नोड या जंक्शन के लिए निकाली हैं। द algebraic sum of currents flowing towards the junction point is equal to the algebraic sum of current flowing away from the junction point। संधि बिंदुओं की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। KCL is based on the conservation of charge। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। According to conservation of charge, the total charge of an isolated system is always remain constant। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। So if we apply conservation of charge here, then when current flows through the circuit, then the charge can't be accumulated at any point। जब धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो आवेश किसी एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं होता है, एकत्रित नहीं होता है। When current flows through the circuit, then the charge can't be accumulated at any point। Now Kirchhoff's second law, किरचॉफ का द्वितीय नियम। Kirchhoff's second law। According to this law, the algebraic sum of the EMF in any closed part of the circuit is equal to the sum of the potential difference across the resistance available in that part। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार परिपथ के किसी बंद पथ में विद्युत वाहक बल का बीजीय योग उस बंद पथ में उपस्थित प्रतिरोधों के अनुदिश विभवांतरों के योग के बराबर होता है। The algebraic sum of the EMF in any closed part of the circuit is equal to the sum of the potential difference across the resistance available in that part। किसी परिपथ के किसी बंद पथ में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग उस बंद पथ में विद्यमान प्रतिरोधों के अनुदिश विभवांतरों के योग के बराबर होता है। If sigma E is the total EMF in that closed path and sigma IR is the sum of the potential difference across the resistance available in that part, then sigma E is equal to sigma IR। यदि परिपथ के उस विशेष बंद पथ में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग सिग्मा ई हो तथा उस बंद पथ में विद्यमान प्रतिरोधों के अनुदिश विभवांतरों का योग सिग्मा आई आर हो, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। This law is valid for closed part or loop, hence it is known as loop rule।
चूंकि यह नियम बंद पथ या लूप के लिए वैध है, इसलिए इसे लूप रूल भी कहते हैं। It is valid for voltage, so it is also known as Kirchhoff's voltage law, and it is represented by KVL. क्योंकि यह नियम वोल्टता के लिए मान्य है, इसलिए इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं तथा इसे हम KVL से दर्शाते हैं। अब ये कोई सर्किट हमारे पास में है, यहां पर एक रेजिस्टेंस R1, एक R2 और एक R है। सोर्स ऑफ ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का स्रोत एक E1 है और एक E2 है। R में से करंट I पास हो रही है, इस वाली ब्रांच में से इट मींस R2 में से I2 पास हो रही है। इसी टाइप से इस R1 में से करंट I1 पास हो रही है। नाउ इफ वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, देन व्हाट विल हैपन? यदि हम किरचॉफ के नियम लगाएं तो क्या होगा? ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABEFA, लूप ABEFA में किरचॉफ का वोल्टता नियम अप्लाई करने पर या लागू करने पर, अब यहां पर सोर्स ऑफ ईएमएफ केवल E1 है, इस R1 में से करंट I1 पास हो रही है और इस R से करंट I पास हो रही है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगर जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो करंट आपको पॉजिटिव लेनी है, और अगर उस पार्ट या पाथ के अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो आपको नेगेटिव यूज करना है, धारा को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसलिए किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से I1R1 प्लस IR इज इक्वल टू E1, I1R1 प्लस IR इज इक्वल टू E1। नाउ ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप ABCDEFA, लूप ABCDEFA में किरचॉफ के वोल्टता नियम से अब इस R1 में से करंट I1, इस R2 में से करंट I2 पास हो रही है। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि R2 में जो करंट I2 पास हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो कि I2R2 होगा, इसका विभवांतर जो कि I2R2 होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो आ जाएगा I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि हमारा मोशन इधर है, ये E1 इसी डायरेक्शन में है जबकि E2 हमारा इस डायरेक्शन में है, इसलिए E2 को हमने माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है। सो I1R1 माइनस I2R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम लूप इक्वेशन कहते हैं। इन समीकरणों को लूप समीकरण कहते हैं। नाउ ऑन अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन बी, संधि बिंदु बी पर किरचॉफ के धारा नियम से अब किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन पॉइंट की ओर आने वाली धारा और जंक्शन पॉइंट से दूर जाने वाली धारा इक्वल होती हैं। संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं तथा संधि बिंदु की ओर से दूर जाने वाली धाराएं समान होती है। द करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट
will be equal to the current moving away from the junction point. तो I1 एंड I2 इस जंक्शन पॉइंट B की तरफ आ रही है, जबकि I इससे दूर जा रही है। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? According to conservation of energy, the total energy remains constant, or energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से या ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल ऊर्जा सदैव समान रहती है या संरक्षित रहती है। अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दिस लॉ इज जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। किरचॉफ का वोल्टता नियम ओम के नियम का सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। नाउ एग्जांपल, अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। A 10 volt battery having an internal resistance 1 ohm is joined in parallel with another battery of 20 volt EMF and internal resistance 2 ohm। एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, वह एक 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है के साथ समांतर क्रम में जुड़ी है। द कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। यह संयोजन एक 30 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जुड़ा है। अप्लाई किरचॉफ लॉ टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच बैटरी। किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके प्रत्येक बैटरी से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम इस टाइप से कुछ आता है। ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। ये 20 वोल्ट की दूसरी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के सीरीज में या श्रेणी क्रम में होता है। अब ये जो बैटरी है, ये बैटरी इस बैटरी के पैरेलल है, ये समांतर क्रम में है, और ये जो संयोजन पूरा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 30 ओम के साथ में जुड़ा है। 30 ओम बाह्य प्रतिरोध के साथ में यह संयोजन जुड़ा है। अब ये बैटरी कितना करंट निकाल रही है और इस बैटरी का करंट कितना है, इससे कितनी धारा प्रवाहित होती है, इससे कितनी धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। अब ये डायग्राम था, ये हमने करंट मान ली है। 10 वोल्ट की बैटरी से सर्किट में I1 करंट फ्लो हो रही है, 20 वोल्ट की बैटरी से I2 करंट फ्लो होती है, और इस ब्रांच में I करंट फ्लो हो रही है। तो I1 इस बैटरी से, I2 इस बैटरी से, और इस ब्रांच में करंट I है। तो हमको I1 एंड I2 की वैल्यूज निकालनी है। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन F, संधि बिंदु F पर किरचॉफ के धारा नियम से, अब करंट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी करंट इसकी तरफ आ रही है उसका एडिशन या सम या योग इससे दूर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इस F की तरफ एक I1 आ रही है, एक I2 आ रही है,
जबकि I इससे दूर जा रही है। इट मीन्स if we apply Kirchhoff's current law at junction F, then I equal to I1 plus I2. Now, on applying Kirchhoff's voltage law in loop AEDBA, Kirchhoff's voltage law in AEDBA, तो बड़ा वाला लूप हम ले रहे हैं, इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाते हैं। तो ये क्या होगा, 30 ओम रेजिस्टेंस में से करंट I फ्लो हो रही है, 1 ओम में करंट I1 फ्लो हो रही है, और इस पथ में EMF केवल 10 वोल्ट है। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है। सो 10 इज इक्वल टू 30I प्लस I1। अब I का मतलब I1 प्लस I2, तो यहां पर रख दो। देन 10 इज इक्वल टू 30 इन ब्रैकेट I1 प्लस I2 प्लस I1। अब ये क्या हो जाएगा, 30I1 और ये I1, तो 31I1 और 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30I2। सो इक्वेशन हो जाएगी 31I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई है। नाउ ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप FEDCF में किरचॉफ वोल्टता नियम से, तो ये हम पाथ ले रहे हैं या ये लूप हम ले रहे हैं, इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमको लगाना है। तो 30 ओम में I करंट फ्लो हो रही है, 2 ओम में से I2 करंट फ्लो हो रही है, एंड EMF केवल 20 वोल्ट है, इसलिए ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 30I प्लस 2I2। 30I प्लस 2I2 इक्वल टू 20। हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये सारे पॉजिटिव हैं। अब I की जगह वापस I1 प्लस I2 रख दो, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 30I1 प्लस I2 प्लस 2I2। Now, if we solve it, then 30I1 plus 30I2 plus 2I2. तो 30I2 plus 2I2 means 32I2। फिर ये हो जाएगा 30I1 plus 32I2 is equal to 20। अब ये जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। So if we divide this equation by 2, then 15I1 plus 16I2 is equal to 10। अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन ये है, अननोन क्वांटिटी भी दो हैं, तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी। सो 31I1 प्लस 30I2 इज इक्वल टू 10, एक तो ये आया था, दूसरा था 15I1 प्लस 16I2 इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 465I1 प्लस 450I2 इज इक्वल टू 150। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं 31 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो अगर इसको 31 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाता है 465I1 प्लस 496I2 इज इक्वल टू 310। अब इसमें भी 465I1 और इसमें भी 461I1, तो इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन हम घटा देते हैं। तो अगर इसमें से ये घटाओगे तो आ जाएगा 46I2 इज इक्वल टू 160 और I2 इज इक्वल टू 160/46, और इसको अगर सॉल्व करते हो देन I2 इज इक्वल टू
3.478 एम्पियर। तो I2 की ये वैल्यू हमको मिल गई है। नाउ I2 की ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो अगर इक्वेशन 1 में I2 को 3.478 रखें तो क्या होगा, 31I1 प्लस 30 इंटू 3.478 इज इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा 31I1 प्लस 104.34 इक्वल टू 10, और 31I1 इज इक्वल टू माइनस 94.34। हमने इसको राइट में ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए 10 माइनस 104.34 और ये हो जाएगा माइनस 94.34, और इससे I1 आएगा, I1 इज इक्वल टू माइनस 94.34 अपॉन 31, और दिस विल बी माइनस 3.043 एम्पियर। तो ये I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां पर हम हमारा टॉपिक एंड कर रहे हैं। यहां पर हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ एंड एक एग्जांपल जो कि किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है वो हमने स्टडी की है। गुड बाय।